गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी उपस्थित हो जाएं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चले सभी उपस्थित हो जाएं और जिसके बाद अपनी आज के कक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। चले, अब आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, कल की कक्षा का रिवाइज भी किया होगा और जो चीज़ें, जो फैक्ट आपसे गलत हो रहे थे, निश्चित तौर पर उस पर आपको कार्य करना था और उम्मीद है कि आपने कार्य किया भी होगा। चले सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जैसे आपको टॉपिक बताए गए थे, आज इसमें मैथ के टॉपिक नहीं है। मैथ के जो टॉपिक थे वो आज आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैथ के लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आज इस लाइव सेशन में जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित चर्चा, इसके साथ साथ बिहार राज्य विशेष में प्राचीन बिहार का जो इतिहास है वो देखने को मिलेगा, और साइंस में भौतिक विज्ञान, विशेष रूप से फिजिक्स से संबंधित टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा कि आगे से जो ये कक्षा है, 3 दिन आपको टॉपिक बताए जाएंगे, मतलब टॉपिक वार कक्षा आपकी होगी। और सप्ताह के अगले 3 दिन जो आपकी कक्षा होगी, उसमें जो भी आपका पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से टोटल 120 प्रश्न रखे जाएंगे और उन 120 प्रश्नों का हम इस लाइव में डिस्कशन करेंगे। तो आज और कल टॉपिक वाइज होगा और सप्ताह में 3 दिन टॉपिक वाइज होगा, बताया जाएगा, और 3 दिन पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न जो है मिक्स कर आपको दिए जाएंगे, और उसको हम पूरे 120 प्रश्नों को प्रयास करेंगे कि 1 घंटे में वो 120 प्रश्न हमारे कंप्लीट हों। तो इस तरह से अब चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, चले थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा आप सभी जो भी उपस्थित हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? बताइएगा, चले सभी बताइएगा। बहुत अच्छा, राकेश कुमार जी का पहला जवाब आया है सी विकल्प। राकेश कुमार जी का पहला जवाब आया है सी विकल्प। चलें बताएं, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? यहाँ पे कुछ शासकों के नाम दिए हुए हैं, ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, शशांक या राजवर्धन। इनमें से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। आप में से लगभग सभी छात्र सी विकल्प की तरफ जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं सी विकल्प में क्या है। सी विकल्प में लिखा है शशांक, एकदम सही उत्तर है। शशांक एकदम सही उत्तर है। आपको पता होगा, बंगाल की जब बात करते हैं तो बंगाल में आपको देखने को मिलेगा गौड़ राज्य। बंगाल में गौड़ राज्य की जो स्थापना थी, आपने देखा होगा, वह शशांक के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इसके नाम के सिक्के जो है 3 जगहों से आपको देखने को मिलते हैं बिहार में। गया से देखने को मिलता है, नालंदा से देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ गया हो गया, नालंदा हो गया, और इसके साथ साथ रोहतास से देखने को मिलता है। तो 3 जगहों से इसके नाम के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब बात आती है इस तरह के बोध गया की, तो आपको पता होगा एक प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है सुदर्शन झील से संबंधित। सुदर्शन झील से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। अब सुदर्शन झील से संबंधित 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक इनके राज्यपाल थे, प्रांतीय राज्यपाल थे, जिसका नाम था पुष्पमित्र वैश्य। पुष्पमित्र वैश्य द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। फिर इस पर बांध भी बनाया गया था, इस झील पर बाद में बांध भी बनाया गया था। और ये जो बांध बनाया गया था, ये अशोक के समय काल में बनाया गया था। और अशोक के समय काल में किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक के समय काल में
तुसास्म नामक एक व्यक्ति था। तुसास्म के द्वारा इस पर बांध बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होगा कि ये बांध जो है टूट गया था, तो इस बांध का पुनर्निर्माण भी कराया गया था। और जब बांध के पुनर्निर्माण की बात आती है तो पुनर्निर्माण में किसका नाम आता है? रुद्रदामन के समय में इसका पुनर्निर्माण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की चर्चा किस अभिलेख में आपको देखने को मिलती है, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की चर्चा किस अभिलेख में आपको देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में आपको ये चर्चा देखने को मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अभी आपको यहाँ पे और पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया था। सुदर्शन झील के पास एक मंदिर भी बनाया गया था जिसका नाम था विष्णु मंदिर। और यह भी कई बार पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के पास विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो विष्णु मंदिर का निर्माण किया था स्कंदगुप्त ने। इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो सुदर्शन झील का 2 बार पुनर्निर्माण हुआ है। एक बार जो पुनर्निर्माण हुआ है, जैसे मैंने बोला कि रुद्रदामन के समय में हुआ। दूसरा जो पुनर्निर्माण आपको देखने को मिलता है वो चक्रपालित द्वारा कराया गया था स्कंदगुप्त के समय। तो 2 बार इसका पुनर्निर्माण हुआ है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ अन्य चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिनका जितना प्रश्न सही हो रहा है नोट करते हुए चलिएगा। आज इस पर भी बात होगी कि आप में से जो छात्र उपस्थित हैं उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चलिए फास्ट बताइएगा, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, वासुदेव, घनानंद, पुष्पमित्र सिंह। चले डी विकल्प आ रहा है, अमित गुप्ता डी विकल्प, हिटमैन डी विकल्प, दुर्गेश कुमार जी डी विकल्प, सभी डी विकल्प बता रहे हैं जो भी छात्र उपस्थित हैं। चले बताएं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? आप सभी बता रहे हैं पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग के बारे में आपको पता भी होगा। फिर पुष्पमित्र शुंग की जब बात करते हैं हम, तो आपको जानकारी होगी कि पुष्पमित्र शुंग की जब यहाँ पे बात होती है तो सबसे पहली बात आती है कि जो शुंग राजवंश थी उसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में पुष्पमित्र शुंग द्वारा की गई थी। आपको पता होगा पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इन्होंने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उस दौरान जो ऋषि थे जिसमें पुरोहित थे वो पतंजलि ऋषि पुरोहित थे, ये आपको पता होना चाहिए। इस काल में 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पुष्पमित्र शुंग के काल में या इस वंश के काल में संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मण धर्म को बहुत, आप कह सकते हो, संरक्षण मिला। संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म बहुत बेहतर तरीके से इस समय में फला फूला, ये आपको पता होना चाहिए। आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा। मनुस्मृति की जब बात करते हैं तो मनुस्मृति की जो वर्तमान स्वरूप है उसकी भी रचना इसी काल में देखने को मिलती है, और इसी के कारण इस काल को वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म के बहुत करीबी थे तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का बहुत ही नुकसान किया। लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था, और इनके शासनकाल में इन 84,000 स्तूपों को जो है वो नष्ट कर दिया गया था। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनका शोषण भी किया जाता था। तो याद रखना है डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चले प्रश्न संख्या 3, सबसे पहला जवाब किसका आता है देखना है। चलें, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 3 जवाब बताइएगा, फास्ट करिए। अमित गुप्ता जी बी विकल्प, चलिए दुर्गेश कुमार बी विकल्प, हिटमैन बी विकल्प, सब बी विकल्प बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलें, देखो जवाब सबका आना चाहिए क्योंकि टॉपिक आपको बता दिया गया है, पढ़कर आपको आना है, तो जवाब आना चाहिए। और ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया, सामान्य सा प्रश्न है, रिपीट होने वाला प्रश्न है।
मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वत्र छांत्रक, एक छत्रक और एक राट कहा गया? तो ये नाम आता है महापद्म नंद। बी विकल्प आपका सही उत्तर है, महापद्म नंद। आप सभी ने लगभग सही जवाब दिया है। आपको पता होगा महापद्म नंद के बारे में कि जो नंद वंश था, नंद वंश के ये संस्थापक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित की गई थी। कलिंग में इनके द्वारा एक नहर निर्मित की गई थी जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। आपको पता होगा भारत के इतिहास में पहला शूद्र शासक जो था वो था महापद्म नंद। ये भारत के इतिहास में पहला शूद्र शासक था, यह भी आपको पता होना चाहिए और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे ये शासक? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और आपको पता होगा कि सिकंदर का आक्रमण भी भारत में हुआ है। तो अंतिम शासक इनके हुआ करते थे घनानंद। इनके अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का जो है वो आक्रमण हुआ था। यह भी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं, देखना है पहला जवाब किसका आता है। चलिए फास्ट, बहुत अच्छा, फास्ट जवाब देना है। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की? ए विकल्प आ रहा है, बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब दुर्गेश कुमार जी का, दूसरा जवाब राकेश कुमार जी, अन्नू कुमारी जी, बहुत अच्छा। चलें, पूजा कुमारी जी, कुंदन कुमार, श्वेता सोनी, सलोनी क्लासेस, बहुत अच्छा। चलें, ए विकल्प, चलिए सभी को पता है ए विकल्प, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? धर्मपाल, रामपाल, देवपाल, गोपाल। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जाए। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था या बौद्ध मठ की स्थापना की थी? चलिए, क्या सही है? जितने लोगों ने जवाब दिया है क्या यह सही है? चलें, अभी सही जवाब नहीं आया है। मैंने ये बोला आपने फास्ट जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं सही। चलिए, और कोई? देवपाल, जी हाँ, अब सभी सही जवाब आया है। अनुराधा कुमारी जी का सही जवाब आया है देवपाल, बहुत अच्छा। देवपाल इसका सही उत्तर है, ठीक है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। मतलब एक लोगों ने ए दिया, मैंने कह दिया सबसे फास्ट आया, तो आप कॉपी करने लगते हो। चलो इसको बताओ। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया? अमित गुप्ता जी, डी विकल्प। शाहिद, डी विकल्प। चलें, दुर्गेश कुमार, डी विकल्प। चले जुड़ जाइए धर्मवीर जी। चले, डी विकल्प बता रहे हैं, ए विकल्प भी आ रहा है। जो लोग ए विकल्प लिख रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने कल जो है टॉपिक का अध्ययन नहीं किया। कोई भी पुस्तक आप देखे होते और उसमें इस समय काल का यदि आपने अध्ययन किया होता, बहुत ही मोटे अक्षरों में आपको ये देखने को मिलता। बहुत ही मोटे अक्षरों में जब गुफाओं के बारे में बात आती तो ये आपको अवश्य देखने को मिलता। जब बात आती नागार्जुनी गुफाओं के बारे में, नागार्जुनी पहाड़ी से संबंधित गुफाओं के बारे में बात आती, तो आपको 3 गुफाओं के बारे में देखने को मिलता है। और उन 3 गुफाओं में सबसे बड़ी जो गुफा है वो है गोपिका गुफा, जिसकी यहाँ पे बात की गई है। ये सबसे बड़ी गुफा है। गोपिका के बाद 2 अन्य गुफाएं हैं जिनका नाम है वापियाका, दूसरा है वापियाका, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे देखने को मिलता है बेदाथिक, ठीक है, बेदाथिक। तो ये 3 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं नागार्जुनी पहाड़ी पर, या इनको आप नागार्जुनी गुफाएं भी कह सकते हो। 3 गुफाएं, गोपिका, वापियाका और बेदाथिक,
ये तीनों गुफाएं जो थी ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बनाई गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा बनाया गया था? दशरथ के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी छत यदि आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार की है, तो इनकी छत जो है वो मेहराबदार है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी या छड़ी कहां से प्राप्त हुई? बताएं। फास्ट जवाब देखते हैं। अमित गुप्ता जी, ए विकल्प। चलें, ज्यादातर लोग ए विकल्प की तरफ जा रहे हैं। चलें, दीदारगंज। चलें, बहुत अच्छा जवाब है। इसका सही उत्तर है दीदारगंज, जो कि पटना में है। सी ए विकल्प में सही जवाब दिया है, ठीक है। चलें, इसको बताएं। फास्ट जवाब इसका देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? कल इसकी बात हुई थी, कल इसके बारे में चर्चा हुई थी, अंग महाजनपद के बारे में। जब सभी महाजनपदों के बारे में बात हुई थी और आपको बताया गया था कि बिहार से संदर्भित 3 महाजनपद हैं, तो वहां पे इसकी बात की गई थी। चलिए, फास्ट जवाब सी विकल्प, भागलपुर और मुंगेर। बहुत अच्छा। चलें, भागलपुर और मुंगेर। और कल आपको इसके बारे में बताया गया था कि इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक कौन थे? अंग महाजनपद के अंतिम शासक कौन थे? चले, कल बताया गया है इसलिए पूछ रहा हूं। फास्ट जवाब दीजिएगा, कल बताया गया है। चले, याद कर लीजिएगा, कल बताया था मैंने कुंती पुत्र कर्ण के बारे में। इसको बताएं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? सी विकल्प आपका जवाब आ रहा है शिलालेख नंबर 13, 13वें नंबर के शिलालेख में। आपको पता होगा कि 13वां नंबर का जो शिलालेख है उसमें और क्या चर्चा हुई है इसके अलावा? 13वें नंबर शिलालेख में और क्या चर्चा हुई है? कलिंग। चले, बताइएगा। थोड़ा नेट बाधित हुआ था, इसकी वजह से क्लास आपकी थोड़ी सी रुकी थी, माफ करिएगा। चले, बताइए। इसके बारे में जवाब दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो गया सी विकल्प, इसका सही उत्तर है। माफ करिएगा, थोड़ा सा वाईफाई कनेक्टिविटी बाधित हुई थी जिसके कारण कक्षा आपकी रुकी है, लेकिन अब चल रही है। तो 13 के 13 जो 14 शिलालेख है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और इसका सही उत्तर है सी विकल्प। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है? चले, इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है देखना है। मौर्यकाल पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है? मौर्यकाल पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संदर्भ में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है? चले, जवाब दीजिएगा। इंडिका। चले, बहुत अच्छा। सी विकल्प भी आ रहा है। अन्नू कुमारी जी, सी विकल्प, अर्थशास्त्र बता रही हैं। चले, सी विकल्प भी आ रहा है। सी विकल्प तो नहीं आना चाहिए था कम से कम। देखो, यहाँ का सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? आप सबने सही जवाब दिया है। इसका सही उत्तर है इंडिका। आपको पता होगा जब हम मौर्य काल की बात करते हैं, जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो नगरीय प्रशासन की बात आती है। और नगरीय प्रशासन में 6 समितियां देखने को मिलती हैं। नगरीय प्रशासन में 6 समितियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि इस समय की जो नगरीय प्रशासन था उसमें 6 समितियां थी। अब 6 समितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली समिति के बारे में यदि हम बात करें तो प्रथम समिति किससे संबंधित थी? उद्योग और शिल्प से संबंधित थी। दूसरी समिति किससे संबंधित थी? दूसरी समिति विदेशियों के देखरेख से संबंधित थी। तीसरे समिति की जब हम बात करते हैं तो तीसरी समिति जनगणना से संदर्भित थी। सबको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चौथी समिति की बात करें तो चौथी समिति आपको देखने को मिलता है व्यापार वाणिज्य से संबंधित। पांचवी समिति विक्रय कर की व्यवस्था, साथ ही साथ विक्रय कर के निरीक्षण से संबंधित था।
और जो 60वीं समिति थी वो बिक्री कर से संबंधित थी। ठीक है, तो ये सभी समितियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चले इसका सही जवाब कौन देता है और सबसे पहले कौन देता है? चले फास्ट जवाब, चले विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राकेश कुमार जी ए विकल्प, और कोई? शिवम जी सी विकल्प, पूजा कुमारी जी ए विकल्प। चलें बटे हुए हैं सभी ए और सी में। चले ज्यादातर लोग ए विकल्प, प्रिया सिंह जी डी विकल्प भी आ गया। चले फास्ट जवाब सभी को देना है। देखो ये टॉपिक बताए गए हैं और आप परीक्षा देने जा रहे हैं यदि इस बार, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो इसका सही उत्तर है सी विकल्प। क्या सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है सी विकल्प, ब्रिसल। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इसका सही उत्तर है सी विकल्प। ठीक है, अब आपको कुछ पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कालिदास की 3 रचनाओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, और तीसरा आप जानते हैं विक्रमोर्वशीय। ये कालिदास की रचनाएं हैं। फिर कालिदास के बाद महाकवि भास की रचना पूछी जाती है, स्वप्नवास दत्तम के बारे में पूछा जाता है। कालिदास भास के बाद विशाख दत्त की रचना के बारे में पूछा जाता है, जिनमें मुद्रा राक्षस आता है। मुद्रा राक्षस के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम आता है। और इनके बाद फिर आता है शूद्रक की रचना, और शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कालिदास की 3 रचना आपको रटी होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। कालिदास के बाद यदि हम बात करें तो शूद्रक की रचना आपको पता होना चाहिए, मृच्छकटिकम। शूद्रक के बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए महाकवि भास की रचना, स्वप्नवास दत्तम। इसके बाद विशाख दत्त की रचना आपको पता होना चाहिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये आपको रट जाना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। अब यहां से फिजिक्स के प्रश्न शुरू हो गए हैं, फिजिक्स के प्रश्न प्रारंभ हैं, ध्यान दीजिएगा। चलें बताएं, सही जवाब आना चाहिए। फिजिक्स के प्रश्न प्रारंभ हुए हैं, सही जवाब का इंतजार है हमें। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, चले बताएं विकल्प अब देख लीजिए। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से। चले ए विकल्प भी आ रहा है, बहुत अच्छा, ए विकल्प बहुत शानदार जवाब। सी विकल्प भी आ रहा है। चलें ए विकल्प वाले बहुत ही शानदार जवाब है आपका। अब आगे बढ़ा जाता है। चलें और कोई जवाब देना चाहता है? ए विकल्प बहुत अच्छा, सी विकल्प भी आ रहा है। देखो सबसे पहली बात, ए विकल्प वाले ध्यान से सुनिएगा, क्या बात हो रही है? अंतरिक्ष यान की। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, बात हो रही है अंतरिक्ष यान की। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में यात्रा के लिए होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में जब हम बात करते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, और यदि गुरुत्वाकर्षण का अभाव होगा तो क्या कोई चीज पृथ्वी पर गिरेगी, या क्या कोई भी वस्तु जो है वो नीचे गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो वो क्या करेगा? वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ चक्कर लगाएगा। जब भी हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो क्या होता है, अंतरिक्ष में जब हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, तो क्या होता है कि वो वहीं पे चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है, वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे शून्य होता है। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला G = m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न बनता है, यहां से एक प्रश्न बनता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको 2 गुना बढ़ा दिया जाए। मान लो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 2 गुना बढ़ जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा?
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, 1/4। बहुत अच्छा जवाब आया है अमित गुप्ता जी का। और उसको कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें क्या कर देना है, G = m1, मान लो ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, ये हो गया सूर्य का द्रव्यमान। तो ये तो स्थिर है, ये तो फिक्स है, चेंज किस में होगा, आर में होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4r²। जब तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। इसको रट जाइए, जिनका फिजिक्स के कोई नाता नहीं है उनको रट जाना है और कोई विकल्प नहीं है। चले इसको बताइएगा, ध्यान से पढ़ना है तब जवाब देना है, जल्दबाजी मत करिएगा। चले बताएं। बोला जा रहा है चंद्र सॉरी, चले पढ़ें, बताएं। फास्ट जवाब देना है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/8 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चलें, एक बता रहे हैं ए सही है, आर गलत है। चलें, और कोई सी विकल्प। देखो, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है या नहीं तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। पृथ्वी के जी के मान का 1 आप कह सकते हो 1/6वां जो है वो गुरुत्वीय मान देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, आपने जैसे कहा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, ये कथन ही गलत है। जबकि पहला कथन जो है सही है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि कथन सही है परंतु जो कारण दिया है वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है तो अभी हम इसके फार्मूले की आगे बात करने वाले हैं। इसमें बताएं। प्रश्न संख्या 13, फास्ट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। चलो, फास्ट जवाब अनुराधा कुमारी जी ने दिया है ए विकल्प, अमित गुप्ता जी ए विकल्प, राकेश कुमार जी ए विकल्प। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, यहाँ पे जो जवाब देना है ना वो पीछे की थ्योरी आपको पता होना चाहिए। यदि आप सिर्फ अंदाज कर जवाब दे रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। यदि आपको थ्योरी पता है और आप जवाब दे रहे हैं तो चीज़ें आपकी बेहतर हैं, अन्यथा जो है अन्यथा की स्थिति में ये चीज़ें ठीक नहीं है। देखो, एक फार्मूला होता है W = भार बराबर होता है M और G। अब M क्या है, M है द्रव्यमान और G क्या है, G है गुरुत्वीय त्वरण। क्या कह रहा है कि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाता, मतलब ये जो है, जो इसमें क्या बोला जाए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और जैसे ही ये 0 होगा तो W = क्या हो जाएगा, 0। भार तो शून्य हो जाएगा लेकिन वो जो वस्तु का द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा, यथावत रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी विकल्प, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु देखो, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान, इसमें देख लीजिएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। भार शून्य होगा, याद रखिएगा, याद रखना क्या शून्य आ रहा है, W = 0 आ रहा है। तो W क्या है, W भार है, तो इसका भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। ए विकल्प सही उत्तर है। जो लोग अभी तक बी विकल्प जा रहे थे करेक्ट कर लीजिएगा। भार जो है शून्य होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। कैसे, क्योंकि G शून्य हो रहा है तो G × M ये शून्य हो जाएगा और इसके आधार पे आप कहोगे जब भार जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बताएं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, बताएं। निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, तीव्रता, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, इन चारों में से कौन सा सही है। चलें,
फास्ट जवाब देना है, सभी का जवाब आना चाहिए। चले जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित की बात हो रही है, तो तीव्रता हो गया, वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, ये सभी की सभी परिवर्तित होती हैं, सिर्फ आवृत्त जो है वो अपरिवर्तित रहता है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। सौर विकिरण किस प्रास में दिखता है। देखो, जो हमें सौर विकिरण प्राप्त होता है पृथ्वी पर, उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं और उनमें से एक भाग है जो हमें दिखता है, उसी के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है। चलें, फास्ट जवाब। देखो, सौर विकिरण की बात हो रही है तो आपको बता दें, सौर विकिरण की जो मात्रा हमें प्राप्त होती है 100 nm से लेकर हमें जो प्राप्त होती है 100 नैनोमीटर से लेकर 10.6 नैनोमीटर तक हमें प्राप्त होती है, जिसमें जब हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं तो दृश्य प्रकाश इसमें 400 से 700 नैनोमीटर का होता है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा। फास्ट जवाब यहां पे दीजिएगा। एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है क्यों। चलें, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है क्यों। चलें बताइएगा। एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है क्यों। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित के कारण। देखो, जब काटा हुआ हीरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इस प्रकार इसकी जो कटाई होती है वो इस प्रकार से होती है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है इस पे प्रवेश करती है, इसमें प्रवेश करती है, तो वो कम से कम आप कह सकते हो कि अधिकतम बार जो है जब तक वो पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं होती है वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। और इसी के कारण जब कई बार वह हीरे के अंदर जब लाइट प्रकाश जाता है तो वह बाहर निकलने से पहले कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि वह जगमगाता हुआ हमें प्रतीत होता है, दिखता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है। प्रकाश का वितरण किसकी वजह से होता है, बताएं। विसरण की बात हो रही है यहाँ पे। आप जानते हैं धूल कण हो गए, ठीक है, वायु कण हो गए, जल वाष्प हो गए, इन सभी के कारण जो है वो प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, वो इन सभी के कारण प्रकाश का विसरण आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश का विसरण जो होता है वो धूल कण के कारण होता है, तो इसमें धूल कण सही विकल्प है। आपको पता होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कई सारे रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है और ये जो विभिन्न रंग आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है कि मार्ग में जो धूल कण होते हैं, धूल कण के साथ साथ जो वायु के कण होते हैं, इन सब के कारण जो है उसका प्रकीर्णन होता है, मार्ग में प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और विसरण भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की होती है। जैसे सबसे पहले हम पूछ लें आपसे
कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ किस प्रकाश की होती है। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा आपसे पूछ रहा हूं कि किस प्रकाश में, किस कलर के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, किस कलर के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, यह भी आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे आप कह सकते हो सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किस प्रकार में होता है, ये आपको बताना है। सभी का जवाब देना है आपको, फास्ट जवाब देते रहें। और इसके साथ साथ प्रकाश का जो रंग है वो किससे निर्धारित होता है, प्रकाश का जो रंग होता है ये किससे निर्धारित होता है, फास्ट जवाब। चले, सबसे पहली बात, सबसे कम वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है बैगनी कलर की, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे उच्चतम ऊर्जा किस कलर में होता है, तो आपको बताना है नीला, नीले कलर में होता है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप लाल कलर को टिक करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का जो रंग है वो किससे निर्धारित होता है, तो आप बताओगे प्रकाश का रंग जो है ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसको साथ साथ आपको नोट कर लेना। चलो इसको बताओ, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, इसका सही जवाब बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, बी सी सब आने लगा। चले, कवक द्वारा, और कोई, देखो यहां पे इनमें से जो विकल्प है वो क्या करता है, ये पहली बात तो समुद्र की गहराइयों में होते हैं, लगभग 400 से लेकर 8000 फीट की गहराइयों पर ये देखने को पाते हैं। और ये अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इनका नाम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो इसका विकल्प है सी बैक्टीरिया द्वारा। इनका नाम भी याद रखिएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो समुद्र हमारे हैं, जो हमारे महासागर हैं वहां पर पाए जाते हैं और अत्यधिक गहराई में ये पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 19, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, फास्ट जवाब दीजिएगा। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, चले, बी विकल्प परावर्तन के कारण, और कोई, डी विकल्प राकेश कुमार जी का प्रकीर्णन के कारण। देखो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आपने देखा कि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है। अभी आपने देखा था सबसे ज्यादा अत्यधिक ऊर्जा कहाँ होता है, नीले प्रकाश में। तो नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है, और प्रकीर्णन के कारण ही आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, अब तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट आ गया। बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, फास्ट जवाब। चले फास्ट बताना है। बंगाल में चले जवाब दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, बी विकल्प और सी विकल्प दोनों आ रहा है। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्विशासन शासन प्रणाली लागू की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए समाप्त किसने किया, तो इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इसको समाप्त किया था। और आपको पता होगा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कि रिंग ऑफ फेंस के नाम से, रिंग ऑफ फेंस जो आप कह सकते हो व्यवस्था थी, उसके भी जनक जो है वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया रॉबर्ट क्लाइव, सी विकल्प। इसको बताएं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, फास्ट जवाब।
चलें, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखो इसमें तो सब बटे आ रहे हैं, ए बी सी सब आ रहा है आपका। महाभियोग का मुकदमा जो चलाया गया वो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। सबसे पहली बात, यहां पे जल्दबाजी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, पहले चेतावनी दिया हूं। चलो बताएं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? चलो बताएं। सी विकल्प, ए विकल्प, और कोई? देखो एक चीज आप याद रखिएगा, सबसे पहली बात, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके का प्रश्न जब आए तो यदि आपसे पूछ लिया जाए बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो आपको टिक करना है हैदराबाद के निजाम। यदि आपसे पूछ लिया जाए सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, तो भी आप टिक करोगे हैदराबाद के निजाम। लेकिन याद रखना है, यदि अवध के नवाब दिया होगा प्रश्न में, अवध के नवाब दिया होगा और आपसे स्पष्ट नहीं पूछा होगा, ठीक है, तो आप क्या टिक करोगे? अवध के नवाब को टिक करोगे। याद रखना है, वास्तव में अवध के जो नवाब थे वो पहले शासक थे, लेकिन जब बात आती है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले शासक, तो वहां पे हैदराबाद के निजाम को हम टिक करते हैं। अक्सर हमारी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है और विकल्प में हैदराबाद के निजाम दिया होता है। कभी भी दोनों नहीं दिया होगा, ये इसके लिए भी आपको आश्वस्त रहना है, ठीक है। और सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया प्रश्न। इसको बताएं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? चले, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? फास्ट जवाब दीजिए। देखो आपके लिए होमवर्क है, पहली बात तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दूसरा है, भारत में ठगों का उन्मूलन किसने किया? भारत में ठगों का उन्मूलन किसने किया? दूसरा, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तीसरा आपको यहीं पे देखना है कि किसके समय में प्रथम जनगणना हुई। चलिए बताइएगा। प्रश्न संख्या 25, इसको बताएं। यहां पे दो सूचियां हैं, दो सूचियां दी गई हैं और इनको मिलान करना है। अब यहां पे मिलान करिए और बताइए। चले फास्ट जवाब, इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं, कौन सबसे पहले देता है। इसका सही उत्तर सबसे पहले कौन देता है देखने की बात है। चले, पहला जवाब आया है अमित गुप्ता जी का 4123। 4123 अभी देख लेते हैं। चलें, और कोई, और किसी का जवाब? चलें, देखो यहां पे क्या बोला गया है, दो सूचियां दी गई हैं, दोनों को मिलान करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में सबको पता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात आती है, सती प्रथा के उन्मूलन की बात आ जाती है, इनसे जुड़ा है। लॉर्ड रिपन की बात आ जाती है तो आपको स्वायत्त शासन याद आना चाहिए। और जब लॉर्ड कर्जन की बात आती है
तो आपको बंगाल विभाजन वर्ष 1905 याद आना चाहिए। अब इस आधार पे आप मिलान कर लीजिएगा, जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसको बताएं, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? चलिए फास्ट बताइएगा, किसके शासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? फास्ट जवाब, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर या लॉर्ड बेलेजली? देखो इसका सही उत्तर है कॉर्नवालिस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था, 1793 ईस्वी में। यदि आपसे यह पूछ लिया गया कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो आपको टिक करना है जमींदारों के साथ। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? चलिए बताइए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? फास्ट जवाब, बहुत अच्छा, बेहतर जवाब दे रहे हैं आप सभी। एक दो छात्र हैं जिनका कभी कभी गलत हो रहा है, बाकी के जो भी छात्र जुड़े हुए हैं लगातार सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही उत्तर है मद्रास प्रेसिडेंसी और मुनरो से संबंधित था, आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, टॉमस मुनरो का नाम आता है इसमें। बताएं, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया? ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, चलें सबका सही होना चाहिए। ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलें बताएं, दादा भाई नौरोजी, और कोई? डी विकल्प। चले सबका जवाब देखना है मुझे। चलें, डी विकल्प इसका सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी। इसको बताएं, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? पेशे से यह एक सिंचाई इंजीनियर थे ब्रिटिश काल में, और इन्हीं को माना जाता है। 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। एलजी प्रसाद और IK सिंह, 2 जवाब आया है अभी तक सही। राकेश कुमार जी का भी आ गया, तो ए विकल्प सही उत्तर है, सर आर्थर कॉटन। ठीक है, चलिए इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऐसा कौन सा शख्स था जो इसमें विश्वास नहीं करता था? बताएं, ऐसा कौन सा शख्स था जो इसमें विश्वास नहीं करता था? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा, ऐसा कौन सा शख्स है जो इसमें विश्वास नहीं करता था? चलें, ऐसा कौन सा शख्स है जो इसमें विश्वास नहीं करता था? ये थे सर सैयद अहमद खां। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब यहां से करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, और अब आपकी असली परीक्षा शुरू हो रही है कि आप कितना करंट अफेयर्स स्वयं से पढ़ते हो। ठीक है, बताएं, प्रश्न पढ़ें और जवाब दीजिए। बोला जा रहा है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की है? बताएं, किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ये कक्षाओं में पढ़ाया गया है, लेकिन 2 महीने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाया गया है। बताएं, लगभग 2 महीने नहीं कह सकते, लगभग 30 से 45 दिनों के बीच की जो कक्षाएं हैं उनमें ये पढ़ाया गया है। इसका सही उत्तर है IIT मद्रास।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाए। लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने के बाद जल संरक्षण को लेकर कार्य भी किया जाए, क्योंकि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो जल की कमी से अब जूझ रहे हैं। और आप जानते हैं वैश्विक स्तर पर जल की उपलब्धता के मामले में जो भारत की रैंकिंग थी वह भी लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ए विकल्प आईआईटी मद्रास इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताएं, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में मदद के लिए इसको स्थापित किया गया है। किस राज्य में स्थापित किया गया है आपको बताना है, बताइएगा। ये आपको देखने को मिलेगा त्रिशूर में। एक त्योहार मनाया जाता है त्रिशूर पूरम, शायद आपको पता हो त्रिशूर पूरम त्योहार के बारे में कि किस राज्य में मनाया जाता है। ये राज्य है आपका केरल। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलें, इसको बताएं, 1 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय द्वारा सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट के अंतर्गत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है? बताएं। फास्ट जवाब। चलें, देखो, विशेष रूप से ये सेना के कर्मियों के लिए और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई है। यह योजना रक्षा मंत्रालय की योजना है। तो याद रखिएगा, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, जनवरी 2022 में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? बताएं, किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, इसका सही उत्तर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ए विकल्प सही उत्तर है। चलें, इसको बताएं, फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा एक 1.7 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया? बताएं, वेल द्वारा कहां पर, किस राज्य में इस सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को चालू किया गया है? बताएं। फास्ट जवाब। चलें, बताएं, यह जो संयंत्र है इससे सीधे भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली आपूर्ति होगी और ट्रैक्शन जो पावर है उसको सीधे फीड करने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है ये तैयार है। तो ये कहाँ पे किया गया है? चले, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री फरवरी में किस देश के दौरे पर गए थे और आपको पता होना चाहिए। चलें, बताएं, प्रधानमंत्री किस दौरे पर गए थे? तो प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है, राष्ट्रपति का जो दौरा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब एक आया है, बहुत अच्छा, मॉरिशस। बहुत अच्छा, मॉरिशस इसका सही जवाब है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं, जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? इसको अभी हाल ही में मैंने रिपीट किया था। बताएं, किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया?
फास्ट जवाब, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वो कौन सा है? इसमें नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। जनवरी 2022 में मिजोरम का कौन सा गांव पहला ODF प्लस गांव बना है? बताएं। ये तो बता दिया गया, ODF प्लस क्या होता है वो ब्रैकेट में बता दिया गया है। तो मिजोरम का वो कौन सा गांव है जो ODF प्लस गांव बना है? ठीक है, बताएं। दक्षिण मोबुआंग, लुगेंग, चंपई या उपरोक्त में से कोई नहीं। फास्ट जवाब, चलिए जवाब बताइएगा। मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है? ये आइजोल जिले में पड़ता है। ठीक है, आइजोल जिले में पड़ता है और याद रखिएगा यह है दक्षिण मोबुआंग। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलें अगला। जनवरी 2022 में किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया? बताएं। जनवरी 2022 में किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 13 फरवरी, 26 जनवरी। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात हो रही है। नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। जनवरी 2022 में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष के जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है? बताएं, ये भी महत्वपूर्ण है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। ये जो संशोधन किया गया 2022 में, ये कब बनाया गया था? जगन्नाथ मंदिर अधिनियम कब बनाया गया था? चलें, ये बनाया गया था, नोट कर लीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। याद रखिएगा कि सप्ताह में 3 दिन। सबसे पहली बात, जैसे अभी तक रुके हैं, 2 मिनट का समय और दीजिएगा, आप ही के लिए है। सप्ताह में 3 दिन क्या है कि इस तरह से टॉपिक वाइज हम देखेंगे। ठीक है, 3 दिन हम देखेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें आपको बताया जाएगा। और सप्ताह के अगले 3 दिन जो हैं इसमें मिक्स होंगे, मतलब जो आपका पाठ्यक्रम है, जैसे आप टेस्ट देते हो उसी प्रकार से पूरे 120 प्रश्न होंगे और इन 120 प्रश्न को हम अधिकतम 2 घंटे में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो 3 दिन क्या है कि टॉपिक आपको बताया जाएगा, उसके बाद उससे जुड़ी हुई चर्चा होगी और सप्ताह के 3 दिन में पूरा जैसे आपका टेस्ट होता है उसी तर्ज पर जो है पूरे 120 प्रश्न होंगे। सब पूरे पाठ्यक्रम के मिले जुले प्रश्न होंगे और उससे संदर्भित चर्चा होगी। तो इससे क्या होगा कि कुछ टॉपिक भी हमारे क्लियर होते जाएंगे। दूसरा, हम जो परीक्षा का जो माहौल है उस अनुरूप भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज से करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। तो रात्रि 11 बजे की कक्षा में आप सभी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। यही टाइमिंग रहेगा जो आप अभी आते हैं 8 AM, यही टाइमिंग रहेगा। करंट अफेयर्स 11 PM पर मिलता है रात में, तो 11 PM पर आएँ, सॉरी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।